पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव आयुष डिटेक्टिव निहाल के सामने बैठा हुआ था। डिटेक्टिव निहाल इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था। डिटेक्टिव निहाल का फ़ोन आने के बाद गोल्फ का अगला गेम खेलने की आयुष की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अपना सामान इकट्ठा कर वह ताबड़तोड़ तैयारी कर अपने पुलिस स्टेशन में जाने के बजाय सीधा इधर निकल आया था। उनका हाय हेलो सब फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद अब डिटेक्टिव निहाल के पास उसके केस के बारे में क्या जानकारी है यह सुनने के लिए वह उसके सामने बैठ गया। डिटेक्टिव निहाल ने सब जानकारी बताने के पहले एक बड़ा पॉज लिया। डिटेक्टिव आयुष भले ही अपने चेहरे पर नहीं आने दे रहा था, फिर भी सब जानकारी सुनने के लिए वह बेताब हो चुका था और उसकी उत्सुकता 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। डिटेक्टिव निहाल ने जानकारी दी। कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया था। एक सुंदर शांत टाउन में हरी भरी घास और हरे भरे पेड़ चारों तरफ फैले हुए थे और उस हरियाली में रात में तारे जैसे आकाश में समूह समूह से चमकते हैं, वैसे छोटे छोटे समूह में घर इधर उधर फैले हुए थे। उसी हरियाली के बीच में एक पुराने कॉलेज की बिल्डिंग थी। कॉलेज में स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हुई थी। शायद ब्रेक का टाइम था। कुछ स्टूडेंट्स समूह में गप्पे मार रहे थे तो कुछ इधर उधर घूम रहे थे। रोहन लगभग 21-22 साल का स्मार्ट हैंडसम कॉलेज का स्टूडेंट और उसका दोस्त एंथनी दोनों साथ साथ बाकी स्टूडेंट की भीड़ से रास्ता निकालते हुए चल रहे थे। एंथनी बोला, चलो आज मैथ की क्लास में जाकर बैठते हैं। बहुत दिन हुए हैं हमने उसका क्लास अटेंड नहीं किया। रोहन ने कहा, किसके? मैथ के क्लास में? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? एंथनी ने आश्चर्य से पूछा। अरे नहीं, मतलब मैथ का टीचर अभी तक जमा हुआ है या छोड़कर चला गया? चलो ये देख कर आते हैं, रोहन ने कहा। दोनों एक दूसरे को ताली देते हुए शायद पहले का कोई किस्सा याद कर जोर जोर से हंसने लगे। चलते हुए अचानक रोहन ने एंथनी को अपनी कोनी मारते हुए बगल से जा रहे एक लड़के की तरफ इशारा किया। एंथनी ने अपनी आंखों में प्रश्न लेकर रोहन की तरफ देखा। रोहन धीमे आवाज़ में उसके कान में बुदबुदाया, यही वह लड़का है जो आजकल अपने हॉस्टल में चोरियां कर रहा है। तब तक वह लड़का उनको क्रॉस होकर आगे निकल चुका था। एंथनी ने पीछे मुड़कर देखा। हॉस्टल में एंथनी की भी कुछ चीज़ें गायब हो चुकी थी। तुम्हें कैसे पता? एंथनी ने पूछा। उसकी तरफ देखो तो ज़रा, कैसे चोरों की तरह लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी चोर के ख़ानदान से आया है, रोहन ने कहा। अरे सिर्फ लगने से क्या होगा, हमें कुछ साबित भी तो करना पड़ेगा ना, एंथनी ने बोला। मुझसे राहुल भी कह रहा था, देर रात तक यह लड़का भूतों की तरह हॉस्टल में सिर्फ घूमता रहता है। अच्छा, ऐसी बात है? तो फिर चल आज रात को इसको रंगे हाथ पकड़ते हैं और इसको ऐसा सीधा करेंगे कि साला ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ चोरी नहीं करेगा, एंथनी ने बोला। रात को हॉस्टल के गलियारे में घना अंधेरा था। गलियारे के लाइट्स या तो किसी ने चोरी किए होंगे या लड़कों ने तोड़ दिए होंगे। एक काला साया धीरे धीरे उस गलियारे में चल रहा था और वहाँ से थोड़ी ही दूर पर रोहन, एंथनी और उसके दो दोस्त एक खंबे के पीछे छिपकर बैठे थे। उन्होंने पक्का फैसला किया था कि आज किसी भी हाल में इस चोर को पकड़कर हॉस्टल की लगभग रोज़ होने वाली चोरियों को रोकना है। काफ़ी समय से वे यहाँ छुपकर चोर की राह देख रहे थे। आखिर वह साया उन्हें दिखते ही उनके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चलो इतनी देर से रुकी, आखिर मेहनत रंग लाई। खुशी के मारे उन सब में खुसर खुसर होने लगी। यही चुप रहो, यही अच्छा मौका है आज इसको रंगे हाथ पकड़ने का। रोहन ने सबको चुप रहने की हिदायत दी। वे वहाँ से छुपते हुए सामने जाकर एक दूसरे खंबे के पीछे छिप गए। उन्होंने चोर को पकड़ने की पूरी प्लानिंग और तैयारी कर रखी थी। चारों ने आपस में काम बांट लिया था। उन चारों में से एक लड़का अपने कंधे पर एक काला ब्लैंकेट संभाल रहा था। देखो वह रुक गया, आज इसको रंगे हाथ पकड़ना है, रोहन धीरे से बोला। वह साया गलियारे में घूमते हुए एक रूम के सामने रुक गया। अरे यह किसकी रूम है? किसी ने पूछा। प्रिया की, एंथनी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। वह काला साया प्रिया के दरवाजे के सामने रुका और अपने जेब से एक चाबी निकालकर प्रिया के दरवाजे के लॉक को खोलने लगा। देखो उसके पास चाबी भी है, कोई फुसफुसाया। किसी ने कहा मास्टर की होगी या डुप्लीकेट बना ली होगी इसने। अब तो यह बिल्कुल भी मुकर नहीं पाएगा।
हम उसे अब आज रंगे हाथ पकड़ सकते हैं, रोहन ने बोला। रोहन और एंथनी पीछे मुड़कर उनके दो साथियों की तरफ देखने लगे। चलो, यह एकदम सही वक्त है, एंथनी ने बोला। वह साया अब ताला खोलने की कोशिश करने लगा। सब लोगों ने एकदम उस काले साए पर हल्ला बोल दिया। एक लड़के ने उस काले साए के ऊपर वह ब्लैंकेट डाल दिया और पीछे से एंथनी और रोहन ने उस साए को ब्लैंकेट के साथ कसकर पकड़ लिया। पहले साले को मारो, कोई चिल्लाया। सब लोग मिलकर अब उस चोर की धुलाई करने लगे। कैसे हाथ आया रे साले, ए साले, दिखा अब कहाँ जाकर छुपा रखा है तूने हॉस्टल का सारा चोरी किया हुआ सामान। ब्लैंकेट के अंदर से आ ऊ ऐसा दबा हुआ स्वर आने लगा। अचानक सामने का दरवाज़ा खुला और प्रिया गड़बड़ाए हुए दरवाजे से बाहर आई। शायद उसे उसके सामने चल रहे धांधली की आहट हुई होगी। कमरे में जल रहे लाइट की रोशनी अब उस ब्लैंकेट में लिपटे चोर के शरीर पर पड़ गई थी। क्या चल रहा है? प्रिया घबराए हुए हाल में हिम्मत बटोरती हुई बोली। एंथोनी ने कहा, हमने चोर को पकड़ा है। यह तुम्हारा कमरा डुप्लीकेट चाबी से खोल रहा था, रोहन ने बोला। उस चोर को ब्लैंकेट के साथ पकड़े हुए हॉल में रोहन ने उसके शरीर पर कुछ अजीब सा देखा। उसने सोचा यह क्या है, और यह देखने के लिए उसने ब्लैंकेट के अंदर अपने हाथ डाले। रोहन के हाथ अंदर डालने से उसकी उस साए पर पकड़ ढीली होती गई और वह साया ब्लैंकेट से बाहर आ गया। ओ माय गॉड, नैन्सी, प्रिया चिल्लाई। नैन्सी कॉलोनी के उनके ही क्लासमेट की एक सुंदर स्टूडेंट थी। वह ब्लैंकेट से बाहर आई और अभी भी असमंजस की स्थिति में रोहन उसके दोनों उरूज अपने हाथों में कसकर पकड़ा हुआ था। उसने खुद को छुड़ा लिया और एक जोर का तमाचा रोहन के कान के नीचे जड़ दिया। रोहन को क्या बोले कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बोला, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एंथोनी ने भी कहा, आई एम सॉरी, वी आर सॉरी। लेकिन इतने रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिया नैन्सी के पास जाती हुई बोली, इडियट, आई वॉज ट्राइंग टू सरप्राइज यू। तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आई थी मैं। नैन्सी उस पर चिढ़ते हुए बोली। ओह थैंक यू, आई मीन सॉरी, आई मीन आर यू ओके? प्रिया क्या बोले उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। प्रिया नैन्सी को रूम में ले गई और जॉन फिर से माफ़ी मांगने के लिए रूम में जाने लगा तो प्रिया ने दरवाज़ा उसके मुंह पर ही धड़ाम से बंद कर दिया। क्लास चल रही थी। क्लास में रोहन और उसके दो दोस्त आसपास बैठे थे। रोहन का ख्याल बिल्कुल क्लास में नहीं था। वह बेचैन लग रहा था और क्लास खत्म होने की राह देख रहा था। उसने एक बार पूरे क्लास पर अपनी नज़र घुमाई, खासकर नैन्सी की तरफ देखा, लेकिन नैन्सी ने उसकी तरफ एक पल का भी ध्यान नहीं दिया। वह तो अपने नोट्स लिखने में व्यस्त थी। कल रात का वाक़या याद कर रोहन को फिर से अपराधी जैसा लगने लगा। उस बेचारी को क्या लग रहा होगा? इतने सारे लोगों के सामने और प्रिया के सामने मैंने नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो भी हुआ वह गलती से हुआ। मुझे क्या मालूम था कि वह चोर न होकर नैन्सी थी। नहीं, मुझे उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन कल तो मैंने उसकी माफ़ी मांगने का प्रयास किया था तो उसने धड़ाम से गुस्से में दरवाज़ा बंद किया था। नहीं, मुझे वह जब तक माफ़ नहीं करती तब तक माफ़ी मांगते रहना चाहिए। उसके दिमाग में विचारों का तूफान उमड़ पड़ा था। इतने में पीरियड की बेल बजी, शायद ब्रेक हो गया था। चलो, यह अच्छा मौका है उससे माफ़ी मांगने का। वह उठकर नैन्सी के पास जाने ही वाला था। इतने में वह लड़कियों की भीड़ में कहीं गुम हो गई। ब्रेक की वजह से कॉलेज के गलियारे में स्टूडेंट्स की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। छोटे छोटे समूह बनाकर गप्पे मारते हुए स्टूडेंट्स सब तरफ फैल गए और उस भीड़ से रास्ता निकालते हुए रोहन और उसके दो दोस्त उस भीड़ में नैन्सी को ढूंढ रहे थे। कहाँ गई? अभी तो लड़कियों की भीड़ में क्लास से बाहर जाते हुए दिखी थी। वे तीनों इधर उधर देखते हुए उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे। आखिर एक जगह कोने में अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए उन्हें नैन्सी दिखी। चलो मेरे साथ, रोहन ने अपने दोस्तों से कहा। हम किस लिए? हम यहीं रुकते हैं, तुम ही जाओ, उसके दोस्तों में से एक बोला। अरे साथ तो चलो। रोहन उनको लगभग पकड़कर नैन्सी के पास ले गया। जब रोहन और उसके दोस्त नैन्सी के पास गए तब उसका ख्याल इन लोगों की तरफ बिल्कुल नहीं था। वह अपनी गप्पे मारने में बिजी थी। नैन्सी ने गप्पे मारते हुए एक नज़र उन पर डाली और उनकी तरफ ध्यान न देते हुए अपनी बातों में ही व्यस्त रही। रोहन ने उसके और पास जाकर उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन बार बार वह उनकी तरफ ध्यान न देते हुए उन्हें टालने का प्रयास कर रही थी। उधर उनसे काफ़ी दूर एंथोनी गलियारे से जा रहा था। वह रोहन की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने अपना अंगूठा दिखाकर उसे बेस्ट ऑफ लक विश किया। नैन्सी, आई एम सॉरी। रोहन को इतने लड़कियों के सामने शर्म भी आ रही थी, फिर भी वह हिम्मत बांधते हुए बोला। नैन्सी ने एक कैजुअल नज़र उस पर डाली।
रोहन गड़बड़ाई हुई दशा देखकर उसके दोस्तों ने अब सिचुएशन अपने हाथ में लेना सही समझा। एक्चुअली हम चारों एक चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक दोस्त ने कहा। हाँ, वह रोज़ हॉस्टल में चोरी कर रहा था, दूसरे दोस्त ने बोला। रोहन अब अपनी गड़बड़ी भरी दशा से काफ़ी उभर आया था। उसने फिर से हिम्मत कर अपनी रट जारी रखी। नैन्सी, आई एम सॉरी, आई रियली डिड नॉट मीन इट। मैं तो उस चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। रोहन हाथ के अलग अलग इशारों से अपने भाव व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। वह क्या बोल रहा था और क्या इशारा कर रहा था, उसको ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर वह एक भाव के पोजीशन में रुका। जब वह रुका तब उसके ख्याल में आया, भले ही स्पर्श ना कर रहा हो, लेकिन उसके दोनों हाथ फिर से नैन्सी के उरोज़ों के आसपास थे। वह नैन्सी के भी ख्याल में आया। रोहन ने झट से अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसने गुस्से से भरा एक कटाक्ष उसके ऊपर डाला और फिर से एक जोर का चाटा उसके गाल पर जड़कर बोली, बदतमीज कहीं का। इससे पहले रोहन फिर से संभल कर कुछ बोले, वह गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई थी। जब वह होश में आया, वह दूर जा चुकी थी और रोहन अपना गाल सहलाते हुए वहाँ खड़ा था। तो आखिर कौन था जो हॉस्टल में चोरियाँ कर रहा था और कौन था जो कत्ल कर रहा था? इन दोनों बातों में क्या कनेक्शन था और क्या डिटेक्टिव आयुष इस केस को सॉल्व कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द हॉन्टेड हाउस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।